नमस्कार मित्रों, और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को मैं संबोधित करना चाहूँगा। मैं हरि देसाई सरदार पटेल के बारे में एक नई श्रृंखला लेके आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप YouTube पर डॉक्टर हरि देसाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर रोज रात को 9 बजे आप मुझसे मुलाकात करेंगे। आपको कई सवाल होते होंगे, उन सवालों के उत्तर देने की मैं यथाशक्ति कोशिश करता रहूँगा। तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मैं किसी उपन्यास की बात नहीं करूँगा। उपन्यासों में तो कुछ भी लिखा जाएगा। मैं किसी राजनेता के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि राजनेता अपने सहूलियत के अनुसार पॉलिटिक्स चमकाने के लिए अपनी बात जैसे लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, उनको उसका भी फ्रीडम है। और हम जो बात करेंगे वो आपके सवालों के सही सही उत्तर हम प्रमाणों के साथ देंगे, ये मेरा वादा रहा। आज हम जो पहली श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ बातें आपसे पहले से ही स्पष्ट कर देना है कि राष्ट्रनायक सरदार पटेल के बारे में न्याय अन्याय की बात को लेकर युवा पीढ़ी काफ़ी भ्रमित हो रही है। हम सत्य एवं तथ्य के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अहोभाव या भक्तिभाव या तो फिर हीन भाव या द्वेष भाव न रखते हुए दस्तावेजों के तथ्यों के आधार पर ही आपके प्रश्नों और आशंकाओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप हमारे मत से असहमत हों तो आपको भिन्न मत रखने का अधिकार है। सरदार पटेल की इसी श्रृंखला के 10 एपिसोड होंगे। आपसे प्रारंभ में ही हम सादर अनुरोध करते हैं कि आप हमारी श्रृंखला को गौर से सुनें, संदर्भित ग्रंथों या दस्तावेजों को पढ़ें और शंका का समाधान ना हो तो अवश्य लिखें। हम सर्वज्ञ होने का दावा तो करते नहीं, किंतु ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालने के पश्चात आपके सन्मुख उपस्थित होते हैं। वाद प्रतिवाद के समय व्यर्थ गंवाने के बजाय हम भिन्न मत का आदर करने की सहिष्णुता अवश्य रखें। आपके प्रश्नों का स्वागत है और हम प्रारंभ में आज जो 2 प्रश्न हमें मिले हैं और कई मित्रों ने पूछे हैं, इसलिए उन दोनों प्रश्नों पर हम गौर करेंगे और आपके प्रश्नों के समाधान की, आशंकाओं के समाधान की यथोचित कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो बहुत स्पष्ट है। सरदार पटेल के समर्थन में 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 का समर्थन सरदार पटेल को हासिल होते हुए महात्मा गांधी ने पटेल के बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर अन्याय क्यों किया? देखिए, बात ऐसी है कि ये बात जो 15 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के लिए बहुमत से उनका नाम प्रस्तावित किया था, वो घटना है अप्रैल 1946 की, जबकि आज़ादी का ऐलान हुआ नहीं था, प्रधानमंत्री बनने का सवाल नहीं पैदा हो रहा था। ये चुनाव जो हो रहा था और कांग्रेस में आमतौर पर भिन्न भिन्न मत का आदर करते हुए सर्वानुमत लाने की कोशिश होती थी, और न भी हुआ तो चुनाव होता था, आपको मालूम है। और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, मगर किसके लिए किया था, यही तो सवाल है। आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको फरमाती है, उसमें कहा जाता है कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये प्रस्तावित किया था। सरासर गलत है।
कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की 12 प्रांतिक समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। आचार्य कृपालानी का एक प्रांतिक समिति ने नाम प्रस्तावित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी ने प्रस्तावित किया नहीं था। तो आचार्य कृपलानी ने अपने नाम के बजाय उनके नियम के अनुसार, कार्य समिति के नियम के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। किसके लिए प्रस्तावित किया? अध्यक्ष पद के लिए। अब ये अध्यक्ष आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। वास्तव में सरदार पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए था। गांधी जी ने कोई चिट्ठी उनको दी, उस चिट्ठी में क्या लिखा था किसी को मालूम नहीं। 1928 से लेकर 1950 तक, यानी सरदार पटेल के अंतिम दिन तक, जो सरदार की सचिव रही और जो उनकी बेटी थी मणि बहन तक को मालूम नहीं कि गांधी जी ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था। मगर कुछ अंतर्यामी लोगों को यह मालूम पड़ गया कि उसमें क्या लिखा था। सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लेकर पंडित नेहरू को समर्थन दिया, यह वास्तविकता है, और हस्ताक्षर भी किए। अब कहते हैं कि सरदार ने अन्याय सहन कर लिया। सरदार क्या चरोतर का ऐसा पटेल था जो अन्याय सहन करता, बर्दाश्त करता? 1935 से लेकर 1950 तक जो कांग्रेस संसदीय दल का बोर्ड का अध्यक्ष रहा, जो सबका न्याय कर रहा था, उसको अन्याय भला कौन कर सकता है? और सरदार वैसे भी त्यागी पुरुष था। 1931 में एक बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बाकी 4 बार उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद जाने दिया। वैसे भी महात्मा गांधी भी तो 1924 में एक बार ही तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए, ये सब डिढोरा जो पीटने का चक्कर है, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो लोग करते हैं, कम से कम मेरी युवा पीढ़ी उस झांसे में ना आए। इसलिए हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। वैसे भी मैं सरदार पटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट वल्लभ विद्यानगर में शेरलीफ का संस्थापक निदेशक रहा, जहां पर सरदार पटेल स्टडीज पर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम चलाए जाते थे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और हम सरदार पटेल से संबंधित तमाम मसलों पर अध्ययन कराते थे। तो हमें तो कहीं ये नहीं मालूम पड़ा कि सरदार साहब ने कभी ये कहा हो कि मुझे अन्याय हुआ। आज जो उनके अन्याय का डिढोरा पीट रहे हैं, वो क्या कर रहे थे पिछले 10-20 साल को छोड़ दीजिए तो सरदार पटेल के बारे में। दूसरी बात, सरदार पटेल स्वयं कभी ये अन्याय हुआ ऐसा कहे क्या? सरदार की जीवनी, अधिकृत जीवनी जिन्होंने लिखी राजमोहन गांधी ने, तो राजमोहन गांधी पटेल अलाइव, राजमोहन गांधी स्वयं कहते हैं, और राजमोहन गांधी ने सैकड़ों किताबें और अनेकों से बात किया, व्यक्तिगत रूप से बात किया, और काफी कुछ उस वक्त के दस्तावेज भी नेशनल आर्काइव्स में से खंगाले, हमने भी खंगाले हैं। तो कभी
1946 से लेकर 1950 तक किसी ने हो हल्ला मचाया हो कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था और उनको अन्याय हुआ, ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये राजमोहन के स्वयं के शब्द भी हैं, हमारा भी तो यही अध्ययन कहता है। और अधिकृत रूप से हमें जो कहना है वो ये है कि दुर्गादास के जो 10 वॉल्यूम हुए सरदार पटेल पर, आपको मालूम होगा नवजीवन प्रकाशन जिसके अध्यक्ष कवि सरदार पटेल हुआ करते थे, उसके सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945 to 50 वॉल्यूम नंबर 1 न्यू लाइट ऑन कश्मीर, कश्मीर की बात हमें और करना है, उसके एडिटर थे दुर्गादास। और दुर्गादास कभी हिंदुस्तान टाइम्स के, बिरला के हिंदुस्तान टाइम्स के प्रधान संपादक रहे और सरदार पटेल से निकटता भी थी। सवेरे 4 बजे जीडी बिरला और दुर्गादास सरदार पटेल के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। ये 10 ग्रंथों का जो संपुट है उसमें सरदार पटेल की बेटी यानी कि सरदार पटेल की सेक्रेटरी, उनकी परछाई रही, आजीवन परछाई रही, मणि बहन, वो लिखती है कि सरदार को कभी भी प्रधानमंत्री पद या और कोई पद की महेच्छा थी ही नहीं। यानी आजकल जो अन्याय का ढिढोरा पीट रहे हैं उनको मणिबेन से शायद ज्यादा मालूम होगा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो सरदार पटेल के अन्याय की बात कर रहे हैं। मुझे उन पर तरस आता है, मुझे उनके नामोल्लेख करने की भी जरूरत नहीं है और आप भलीभांति जानते हैं मैं दस्तावेजों के आधार पर यह बात कर रहा हूं। दूसरी बात, सरदार पटेल ने स्वयं नेहरू के षष्ठी के ग्रंथ में, जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, उसका संपादन किया था। राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राजेंद्र प्रसाद ने जिसका संपादन किया था वो पंडित नेहरू के अभिवादन ग्रंथ में सरदार पटेल 14 अक्टूबर 1949 को अपनी आशीष देते हैं। आपको मालूम होगा कि सरदार से नेहरू बहुत छोटे थे उम्र में और वो आशीष देने के अधिकारी भी थे। मेरे पास वो पूरी टेक्स्ट भी है और 2 पन्ने की टेक्स्ट है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, आप वो भलीभांति पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़े वाक्य पढ़ना चाहूंगा। आशीष देते हुए सरदार लिखते हैं, लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं, किसने क्या कहा। कृपालानी ने बाद में चलकर अपनी आत्मकथा में ये कहा कि मैंने ये गलती कर दी, नेहरू का नाम प्रस्तावित करके सरदार पटेल ही प्रधानमंत्री होना चाहिए था। कृपालानी तो कांग्रेस से विमुख हो गए, लोहिया कांग्रेस से विमुख हो गए। जब विमुख हो जाते हैं तो उनको सत्य क्या था वो फिर बाद में वो लिखते हैं और उस पर हम बहस करते हैं, हम न्याय करते हैं उन महात्माओं का। नेहरू और सरदार और गांधी जी तीनों में मतभेद होंगे, कभी भी किसी भी शासन में, शासकों में मतभेद होते हैं, राजनेताओं में मतभेद होते हैं, उसका कोई नकार नहीं सकता। मगर राष्ट्र के हित में तीनों, ये त्रिपुटी जो थी वो स्वातंत्र संग्राम की जो त्रिपुटी थी वो अंत तक राष्ट्र के हित में एकमत होकर काम कर रही थी। उनके मतभेद होंगे, वो डिस्कस करते थे, चर्चा करके, बहस करके, निर्णय पर आके फिर उस निर्णय का अनुपालन करते थे। और
मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि स्वयं सरदार पटेल ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है। वो लिखते हैं आशीष, नेहरू को आशीष लिखते हैं, और नेहरू की काफी चिंता भी करते हैं हमेशा। नेहरू का मार्गदर्शक थे वो। लिखते हैं, जवाहरलाल और मैं साथ साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी महात्मा जी के, जो हमारे दुर्भाग्य से हमें बड़ी जटिल समस्याओं के साथ जूझने को छोड़ गए हैं, अनुयायी और इस विशाल देश के शासन प्रबंध के गुरुत्तर भार के वाहक रहे हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं और फिर इसी में लिखते हैं। देखिए, ये सरदार के शब्द हैं जिनमें मुझे ज्यादा यकीन है। सरदार पटेल लिखते हैं, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने का यत्न किया है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, किंतु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ काम कर रहे हैं। अवसर की मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत का सर्वदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्साह से लेकर प्रौढ़ गंभीरता तक बराबर बदलते रहते हैं और उनमें वह मानसिक लचीलापन है जो दूसरे को झेल भी लेते हैं और निरुत्तर भी कर देता है। क्रीडारत बच्चों में और विचार संलग्न बूढ़ों में जवाहरलाल समान भाव से भागी हो जाते हैं। ये लचीलापन और बहुमुखता ही उनके अजस्र यौवन का, उनकी अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का रहस्य है। मेरे ख्याल से ये बात हिंदी में और अंग्रेजी में ग्रंथस्थ है, इसलिए मुझे उससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं है। मगर जब बात निकली ही है तो उसके बाद में महात्मा जी के निधन के बाद नथुराम गॉडसे, जिसको आजकल हीरो बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, और जैसे कि महात्मा जी की हत्या कर दी तो पुण्य का कार्य किया, इसलिए गांधीवध शब्द प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा कि सरदार पटेल की भी हत्या करने की साजिश उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी। पंडित नेहरू की भी हत्या करने की साजिश थी। और सदानंद मोरे, डॉक्टर सदानंद मोरे पुणे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रहे और मेरे पार्श्वभूमि में उनके कुछ ग्रंथ, 2 ग्रंथ, लोकमान्य ते महात्मा, वो भी आपको मराठी में और अंग्रेजी में दिखाई देते होंगे। उसमें बाकायदा उन्होंने सबूतों के साथ लिखा है कि सरदार पटेल की भी हत्या करने की साजिश थी। हिंदू महासभा के लोगों की यह साजिश थी। और होल्ड योर ब्रेथ, आप युवा पीढ़ी के लोग मुझे सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मेरे गुजराती में भी जो एपिसोड हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी ने सुना है, इसलिए मुझे हिंदी में अभी ये एपिसोड करना पड़ रहा है। तो मैं अधिकृत रूप से कुछ बातें करता हूं और आपके प्रतिभावों को भी निमंत्रित करता हूं। 2 अक्टूबर 1950 को सरदार साहब इंदौर में थे, कस्तूरबा ट्रस्ट के कस्तूरबा ग्राम का शिलान्यास करने के लिए, और तब उन्होंने जो भाषण करे थे वो द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, 15 ग्रंथ हैं। पीएन चोपड़ा और प्रभा चोपड़ा
जो कि गैजेटियर्स के चीफ एडिटर रहे, पीएन चोपड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेटियर के चीफ एडिटर रहे, और प्रभा बहन जिनको मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के गैजेटियर की चीफ एडिटर रही हैं। ये अद्भुत काम उन्होंने किया और कोणार्क ने अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावना के साथ इनको पुनर्प्रकाशित किया है। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये 15 वॉल्यूम का सेट विश्व भर के भारतीय दूतावासों को आपने भेजा था, ऐसा मुझे कोणार्क के मेरे मित्र नायर ने बताया था। और अभी अभी जो नया संस्करण निकला है वो भी यही दस्तावेज उसमें प्रकाशित हुए हैं। मेरे पास पुराना एडिशन है, मगर अधिकृत रूप से सरदार साहब उस समय क्या कहते हैं, गांधी जी के निधन के बाद भी अन्याय का ढिढोरा वो खुद नहीं पीटते हैं। अन्याय हुआ ये कभी सरदार ने कहा नहीं। हमें लगता है अन्याय हो गया, हम किस किस को न्याय कर रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है। सरदार साहब ने कहा है और मेरे ख्याल से मुझे अंग्रेजी में भी वो पढ़ना चाहिए, आप भली भांति समझ पाते हैं। सरदार साहब कहते हैं कि आई हैव बीन रिफर्ड टू एज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आई नेवर थिंक इन दोज टर्म्स। अवर ओन लीडर इज जवाहरलाल नेहरू। देखिए, सरदार साहब ने हमेशा जवाहरलाल नेहरू के बारे में माय लीडर, मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द यूथ, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। उन्होंने एरो गैरों की तरह नेहरू के बारे में कभी कोई बात, उल्टी सीधी बात नहीं की। अटल जी मैंने भी नहीं की। अटल जी की राज्यसभा में जो पंडित नेहरू को जो अंजलि थी वो पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा कि जैसे कोई बड़ी दर्दनाक कविता अटल जी रिसाइट कर रहे हैं राज्यसभा में। तो ये कहते हैं, अवर ओन लीडर is Jawaharlal Nehru. Bapu appointed him as his successor in his lifetime and proclaimed him as such. It is the duty of all Bapu's soldiers to carry out Bapu's request. Whoever does not accept it from his heart in the spirit will be a sinner before God. पापी होगा वो जो बापू की रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा। I am not a disloyal soldier. I do not have any thought of the place that I am occupying. मुझे तो यहां भी कहां आना था। जैसे यरवड़ा में सरदार पटेल को बापू ने कहा कि आजादी के बाद में आप कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे, तो बापू को सरदार ने कहा था कि मैं तो शकोरू लूंगा और निकल पड़ूंगा। शकोरू यानी वो भिक्षा पात्र होता है, कुछ नहीं, त्यागी पुरुष, उसको तो कुछ करना ही नहीं था। वरना मणिबेन लिखती क्या कि सरदार नेवर वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर। आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उसका ढिढोरा पीटा जा रहा है। सरदार ये कह रहे हैं, तो आई एम नॉट अ डिसलॉयल सोल्जर, आई डू नॉट हैव एनी थॉट ऑफ द प्लेस दैट आई एम ऑक्यूपाइंग, I only know this much, that I still am where Bapu put me. कोई अन्याय की शिकायत नहीं। और उन्होंने एक वाक्य और भी बहुत बढ़िया कहा है, I pity all those who think in terms of being chief ministers or ministers. It is all an empty show. सरदार साहब को अन्याय हुआ कहने वालों को अब हम क्या कहें। आपको इतने आधार तो दे ही दिए। सरदार पटेल का कभी स्वयं ने मुझे अन्याय हुआ ऐसा कहीं कहा हो तो जरा मुझे भिजवाइएगा। आपके प्रतिभाव और प्रश्नों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और अगली बार यानी कल हम मिलेंगे बराबर रात को 9 बजे
आपके और सवालों के साथ विस्तृत रूप से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी शंकाओं का समाधान हो। और हो सकता है आप मेरे विचार से, मेरे तथ्यों से, मेरे दस्तावेजों से, आर्काइव्स के दस्तावेजों से सहमत नहीं हो, तो आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं। नमस्कार।